चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के लोगों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लोकतांत्रिक अधिकार है? भारत के लोगों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकतांत्रिक अधिकार है? ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहला दिया हुआ है जीवन जीने का अधिकार या जीवन का अधिकार। जीवन का अधिकार ये हमारा दिया गया है आर्टिकल 21 में। आर्टिकल 21 में स्वतंत्रता का अधिकार, बात करते हैं स्वतंत्रता के अधिकार की, तो ये इस अधिकार का वर्णन दिया गया है आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक। आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक एक निर्वाचित सरकार पाने का अधिकार। देखिए निर्वाचित सरकार का वैसा कोई विशेष नहीं है, विशेष कोई आर्टिकल नहीं है, लेकिन निर्वाचन का अधिकार ये आर्टिकल 324 में दिया गया है, जिसमें चुनाव आयोग का प्रावधान दिया गया है, जिसमें जनता के द्वारा किसी चुनाव प्रक्रिया के द्वारा किसी एक लीडर या एक रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव किया जाता है। तो इस तरह हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमारा सही आंसर हो गया उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस देश में सत्ता की साझेदारी की प्रथा नहीं है? निम्नलिखित में से किस देश में सत्ता की साझेदारी की प्रथा नहीं है? सही आंसर हो गया इसका उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया में सत्ता की साझेदारी की प्रथा नहीं है। वहाँ पर सत्ता किसी एक वंश के हाथ में दी गई है, किसी एक व्यक्ति के हाथ में है, और वह परिवार के द्वारा चलाया जाता है, यानी कि परिवार का ही कोई सदस्य उसका अगला उत्तराधिकारी बनेगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। बेल्जियम में बहुसंख्यक लोगों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोली जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए अब इसको अच्छी तरह से देख लेते हैं। बेल्जियम की अगर बात करते हैं तो बेल्जियम में पूरे बेल्जियम में लगभग 55% लोग, पूरे बेल्जियम में लगभग 55% लोग जैसे हैं जो डच भाषा का प्रयोग करते हैं। पूरे बेल्जियम में 55% लोग डच भाषा का प्रयोग करते हैं। लेकिन एनसीईआरटी बुक में करीब 59% इसमें दिया गया था। एनसीईआरटी बुक में इसे 59% दिया गया है, लेकिन कहीं दूसरे बुक में इसमें डच भाषा के लोग 55% बताए गए हैं। फ्रेंच भाषा की बात करते हैं तो पूरे बेल्जियम में 40% लोग फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते हैं। पूरे बेल्जियम में 55% लोग डच भाषा का और फ्रेंच भाषा का के 40% लोग यूज करते हैं, और बाकी बचे हुए लोगों के द्वारा जर्मन भाषा का प्रयोग किया जाता है। 1 से 5% तक लोगों के द्वारा जर्मन भाषा का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर बेल्जियम की राजधानी की बात करते हैं, ब्रुसेल्स की बात करते हैं, बेल्जियम की राजधानी बोलेनिया की अगर बात करते हैं तो बोलेनिया में यह रेशियो बिल्कुल उल्टा हो जाता है। बोलेनिया में फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है और डच बोलने वाले लोगों की संख्या कम है। फ्रेंच बोलने वाले लोगों की संख्या बेल्जियम की राजधानी बोलेनिया में फ्रेंच बोलने वाली लोगों की संख्या ज़्यादा है और डच बोलने वाले लोगों की संख्या कम है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस देश में शीर्ष स्तर पर सत्ता में साझेदारी की सबसे सबल शक्ति व्यवस्था विद्वान है? बताना है कि शीर्ष स्तर पर सत्ता में साझेदारी की सबल शक्ति विद्वान है। सही आंसर इसका हो जाएगा स्विट्जरलैंड में। सही आंसर इसका हो गया स्विट्जरलैंड में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस देश में लोकतंत्र की पुनः स्थापना के लिए कोई भी जन आंदोलन नहीं हुआ था? ऐसा कौन सा देश है? ये इस ऑप्शन में दिया गया है कि उसमें से पुनः स्थापना के लिए कोई भी जन आंदोलन नहीं हुआ था। देखिए ऐसे तो बहुत सारे देश होंगे, तो हम डायरेक्ट आंसर देखते हैं। इसका आंसर दिया गया है इसमें बोलीविया में लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए किसी भी प्रकार का जन आंदोलन नहीं चलाया गया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस देश में वडकोर नामक एक लोकहित समूह सक्रिय है? सही आंसर इसका हो जाएगा वडकोर नामक लोकहित
फडकोर नामक लोकहित समूह बोलीविया में स्थापित है। बोलीविया देश में है। बोलीविया है वो लतीन अमेरिका का एक छोटा सा एक गरीब देश है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लोकतंत्र की उपलब्धियां क्या है? लोकतंत्र की उपलब्धियां क्या है? ऑप्शन देखते हैं। निर्वाचित सरकार, बिल्कुल सही बात है, यह लोकतंत्र की उपलब्धियां हैं। लोक कल्याण, यह भी सही बात है। और लोकतांत्रिक सरकार, निर्वाचित सरकार जिसमें चुनने का अधिकार हो। लोक कल्याण, जो लोगों की कल्याण या जनता की कल्याण की बात करता हो। और लोकतांत्रिक सरकार, जिसमें लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार के द्वारा शासन किया जाता हो। यानी कि लोकतंत्र की उपलब्धियों में अगर आंसर की बात करते हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस देश के अतिरिक्त संसार में हर जगह तानाशाही के स्थान पर लोकतंत्र को पसंद किया जाता है? बताना है कि कौन से देश के अतिरिक्त संसार में हर जगह पर तानाशाही के स्थान पर लोकतंत्र को लोग पसंद करते हैं। ऑप्शन को देखते हैं। श्रीलंका, तो श्रीलंका के लोगों में ही लोकतंत्र की भावना ज़्यादा है। श्रीलंका देश में लोकतांत्रिक सरकार है। बांग्लादेश की बात करते हैं तो यहाँ भी 1947 के बाद जब 1947 के बाद जब भारत आज़ाद हुआ था तो उसके बाद कुछ समय तक बांग्लादेश में काफ़ी अस्थिरता थी। लेकिन 1971 में जब भारत के आज़ाद होने के बाद 1971 में बांग्लादेश को पूर्व पाकिस्तान या पाकिस्तान से उसे अलग कर दिया गया था, तो उस समय भी बांग्लादेश में लोकतांत्रिक सरकार चलनी शुरू हो गई थी। पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान में कहा जाता है कि वहाँ पर अभी भी या कभी तानाशाही सरकार का ज़्यादा जोर है। पाकिस्तान में तानाशाही सरकार का ज़्यादा जोर है। लेकिन ऐसा यह जरूरी नहीं है कि केवल पाकिस्तान, ऐसे बहुत सारे देश हैं जैसे चाइना, नॉर्थ कोरिया, इन जैसे देशों में भी तानाशाही सरकार ज़्यादा बल देती है या तानाशाही सरकार के द्वारा ही सरकार को चलाया जा रहा है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र का एक आर्थिक फल नहीं है? बताना है कि लोकतंत्र का एक आर्थिक फल नहीं है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, क्योंकि यह लोकतंत्र का फल नहीं बल्कि यह एक राजनीतिक और कानूनी अधिकार है। वयस्क मताधिकार की अगर बात करते हैं तो यह एक राजनीतिक और कानूनी अधिकार है जिसका वर्णन आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक में किया गया है। और जिसमें 326 आर्टिकल 326 में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का उल्लेख है, यानी कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का डिटेल किया गया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस देश में लोकतंत्र की बुनियादी चुनौती का सामना करना पड़ा था? यहाँ कह सकते हैं कि लोकतंत्र को बुनियादी चुनौती का सामना करना पड़ा था। ऑप्शन दिया गया नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान। इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अब थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। बात करते हैं नेपाल की, तो नेपाल में 2006 में यहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार का गठन किया गया था। 2006 में लोकतांत्रिक सरकार का गठन किया गया था जिसमें राजशाही तंत्र को हटा करके लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना की गई थी। लेकिन वर्तमान की अगर बात करते हैं तो 2026 में यहाँ पर सरकार पर काफ़ी ज़्यादा भ्रष्टाचार का आरोप लगा था और जहाँ के लोगों ने वहाँ के सरकार के खिलाफ ही विरुद्ध मोर्चा स्टार्ट किया, प्रोटेस्ट किए और कई सरकार में बहुत बड़े फेरबदल कर दिए गए। वहाँ की जो सरकार थी, वहाँ के जो चीफ व्यक्ति थे जिन्होंने वहाँ पे नेपाल में जो लोग सरकार चला रहे थे उन्हें जेल में डाल दिया गया और काफ़ी ज़्यादा उनमें परिवर्तन किया गया। और 2006 में फिर से एक नए तरीके से लोकतंत्र की शुरुआत की गई। श्रीलंका की बात करते हैं तो 1948 में श्रीलंका में जब सरकार बनी थी तो उसमें भाषा के आधार पर विशेष बल दिया गया था। इंग्लिश भाषा के लोगों पर कुछ विशेष बल दिया गया था और वहीं तमिल और अन्य भाषाओं पर उनके साथ उनके मौलिक अधिकारों का हनन किया गया था। लेकिन बाद में इसमें कई छोटी मोटी लड़ाइयाँ लड़ी और कई बार बाद में इंटरनल सिविल वार हुए। श्रीलंका में इंटरनल सिविल वार हुए जिससे बाद में वहाँ के संविधान में परिवर्तन किया गया और सभी को बराबर का अधिकार दिया गया।
पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान में भी लोकतांत्रिक सरकार चल रही थी। लगभग पाकिस्तान की आज़ादी के बाद वहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार चल रही थी, लेकिन बाद में जनरल परवेज़ मुशर्रफ के द्वारा वहाँ पर सरकार में बैठे लोगों को हटा करके खुद पूरी सत्ता पर काबिल हो गए थे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस देश में लोकतंत्र का गहरापन अब एक चुनौती नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। ब्रिटेन, बिल्कुल सही बात है, इसमें भी अब लोकतंत्र की परिभाषा दी गई, या फिर यहाँ पर भी अब लोकतांत्रिक सरकार का गठन किया गया है। बेल्जियम में भी लोकतांत्रिक सरकार का गठन किया गया है, और फ्रांस में भी वहाँ के राजा 16 को मारने के बाद वहाँ भी लोकतांत्रिक सरकार की गठन की गई थी। तो सही आंसर इसका हो गया हमारा उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में लोकतंत्र के समक्ष एक चुनौती है? ऑप्शन को देखते हैं पहले। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है वैचारिक ध्रुवीकरण, बिल्कुल सही बात है, वैचारिक ध्रुवीकरण। आर्थिक ध्रुवीकरण, ये भी, और क्षेत्रीय ध्रुवीकरण, ये सभी ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन, यानी कि लोकतंत्र के समझ की अगर बात करते हैं, लोकतंत्र के समझ की अगर बात करते हैं तो वैचारिक, क्षेत्रीय और आर्थिक, ये सभी लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसलिए इसका सही आंसर हो गया उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार की राज्य व्यवस्था का लोकतांत्रिक केंद्रवाद की एक विशेषता है? किस प्रकार की राज्य व्यवस्था का लोकतांत्रिक केंद्रवाद एक विशेषता है? सही आंसर इसका हो गया साम्यवादी। साम्यवादी केंद्रवाद एक लोकतांत्रिक केंद्रवाद की एक विशेषता है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन श्रीलंका के एक लोकतांत्रिक नेता नहीं थे? बताना है कि इनमें से कौन थे जो लोकतांत्रिक नेता नहीं थे। ऑप्शन 1 में दिया गया है श्रीमाओ भंडारनायके। श्रीमाओ भंडारनायके, ये इनकी अगर बात करते हैं तो 1960 में ये श्रीलंका के प्रधानमंत्री बने, और इनका चुनाव निर्वाचन पद्धति के द्वारा होता, यानी कि लोगों के द्वारा इन्हें चुना गया था। श्रीमाओ भंडारनायके को लोगों के द्वारा इन्हें चुना गया था। दूसरा ऑप्शन देखते हैं रनिल विक्रमसिंघे। रनिल विक्रमसिंघे, अगर इनकी बात करते हैं तो रनिल विक्रमसिंघे 2015 से लेकर 18 के बीच श्रीलंका के प्रधानमंत्री बने, और इनका भी चुनाव लोगों के द्वारा किया गया था, या कह सकते हो कि निर्वाचन पद्धति से चुनाव किया गया था। लोगों के द्वारा वोट देकर के इन्हें चुना गया था। अगला ऑप्शन हमारा महिंद्रा राजपक्षे। तो महिंद्रा राजपक्षे भी श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति थे। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे थे, और इनका चुनाव भी लोगों के द्वारा, या कह सकते होगे कि लोगों के द्वारा या फिर लोगों के द्वारा चुने गए नेताओं के द्वारा महिंद्रा राजपक्षे का चुनाव हुआ था। यानी कि इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि इन सभी नेताओं का जो चुनाव हुआ था वो एक लोकतांत्रिक पद्धति के द्वारा किया गया था। इन सभी नेताओं का चुनाव एक लोकतांत्रिक पद्धति के द्वारा किया गया था। तो इसलिए हमारा सही आंसर इसका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई भी नहीं, यानी कि दिए गए सभी ऑप्शनों में लोगों का चुनाव लोकतांत्रिक पद्धति के द्वारा किया गया था। इसलिए हमारा सही ऑप्शन हो गया उपयुक्त में से कोई भी नहीं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसने यह तर्क दिया था कि लोकतंत्र, पूंजीवाद और उदारवाद सभी एक ही चीज के वैकल्पिक नाम हैं? सही ऑप्शन इसका हो जाएगा रैमजे मेयूर ने यह तर्क दिया था कि लोकतंत्र, पूंजीवाद और उदारवाद सभी एक ही चीज के वैकल्पिक नाम हैं। रैमजे मेयूर की अगर बात करते हैं तो इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है जो 1920 में पब्लिश की गई थी। 1920 में पब्लिश की गई थी, लिबरलिज्म एंड इंडस्ट्री। और इसी पुस्तक के आधार पर इन्होंने कहा था कि लोकतंत्र, पूंजीवाद और उदारवाद सभी एक ही चीज के वैकल्पिक नाम हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय लोकतंत्र की एक बुनियादी विशेषता नहीं है? बताना है कि संसदीय लोकतंत्र की एक बुनियादी विशेषता नहीं है। तो पहले ऑप्शन देखते हैं। शक्ति का पृथकीकरण, आर्टिकल
आर्टिकल 50 शक्ति का पृथक्करण, आर्टिकल 50 शक्ति का पृथक्करण लोकतंत्र की एक बुनियादी विशेषता है। स्वतंत्र न्यायपालिका ये भी लोकतंत्र का एक आधार है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव ये भी लोकतंत्र का ही एक आधार है। तो इस हिसाब से अगर कहते हैं ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई भी नहीं, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। क्योंकि लोकतंत्र की अगर बुनियादी विशेषताओं की बात करते हैं तो बुनियादी विशेषताओं में सभी व्यक्तियों को समान अधिकार मिलना चाहिए, शक्तियों का पृथक्करण होना चाहिए, किसी एक व्यक्ति के पास अत्यधिक शक्ति नहीं होनी चाहिए, स्वतंत्र न्यायपालिका होना चाहिए, न्यायपालिका के स्वतंत्र रहने पर किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार को हनन या किसी भी व्यक्ति के द्वारा अपने शक्ति का गलत प्रयोग नहीं किया जा सकता है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। ये भी लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी है, ताकि लोगों के द्वारा सही व्यक्तियों का चुनाव किया जा सके। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष कौन थे? भारत के संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर इसका हो गया सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा की बात करते हैं तो संविधान सभा का प्रस्ताव या संविधान सभा बनाने का प्रस्ताव कैबिनेट मिशन के 1946 के द्वारा रखा गया था। कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा रखा गया था और इसी के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया था, जिसमें उनका पहली सभा, संविधान सभा की पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को प्रथम अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था और उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस संस्था को ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था का सर्वोच्च प्राधिकरण माना जाता है? इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि हमने अपने संविधान में ब्रिटिश के संविधान से क्या लिया है। सही आंसर इसका हो गया हमारा संसद, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का प्रावधान हमने अपने संविधान में ब्रिटिश के संविधान से लिया है। न्यायपालिका की बात करते हैं तो निष्पक्ष न्यायपालिका का सिद्धांत अमेरिका के संविधान से लिया गया है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। सामुदायिक सरकार निम्नलिखित में से किस देश में सत्ता में साझेदारी एक प्रकार है? सामुदायिक सरकार निम्नलिखित में से किस देश में सत्ता में साझेदारी का एक प्रकार है? सही ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया बेल्जियम। सामुदायिक सरकार की अगर बात करते हैं तो सामुदायिक सरकार का जो प्रावधान है वो बेल्जियम में रखा गया है, बेल्जियम के संविधान में रखा गया है। बेल्जियम में अलग अलग भाषाओं की अलग अलग सरकार है, जैसे डच बोलने वालों के लिए अलग अलग सरकार है और फ्रेंच के लिए एक अलग सरकार की कमेटी बनती है। जब भी कोई बिल को या मेमोरेंडा को पास करना होता है तो उसमें यह जरूरी है कि अलग अलग भाषाई बने हुए सरकार में उसे पास कराना होता है। दोनों में पास होने के बाद ही उस बिल को लागू किया जा सकता है। सामुदायिक सरकार की बात करते हैं तो इनका जो काम होता है वह दोनों सरकारों के द्वारा या किसी एक सरकारों के द्वारा किए गए कार्यों को निष्पक्ष मूल्यांकन करना होता है, उनकी गलत नीतियों का विरोध करना होता है और वो निष्पक्ष मूल्यांकन करते हैं और यही काम बेल्जियम में सामुदायिक सरकार के द्वारा किया जाता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र की अगर बात करते हैं तो लोकतंत्र का अर्थ होता है लोगों का शासन, लोगों का शासन, ना कि सरकार और किसी दल का शासन। लोकतंत्र में लोगों के द्वारा शासन किया जाता है और लोग खुद ही किसी व्यक्ति को वोट देकर या उसे अपनी सहमति दे करके उसे चुनते हैं और इसी बात को हम उस पद्धति को हम लोकतंत्र कहते हैं।